हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत करता हूं जेईई मेन पीवाईक्यू सीरीज उड़ान के नेक्स्ट टॉपिक का, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं इसका पार्ट 1। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहां पर कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जो है उसका जेईई मेन 2024 में क्या सिलेबस रहा है। तो यहां पर जेईई मेन का जो सिलेबस है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में, वो उसमें कोई भी बदलाव यहां पर नहीं हुआ है, कोई चेंज नहीं हुआ है। और जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम यहां पर कवर करते हैं, जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जनरल इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड उनके जो कंपाउंड है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो K2Cr2O7 दैट इज पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड KMnO4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर इनकी रिएक्शंस होती है। देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जिसमें हम लेंथेनॉइड सीरीज और एक्टिनॉइड सीरीज पढ़ते हैं, इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बार ये भी बताना चाहता हूं कि इन सब टॉपिक्स में से किसका वेटेज जो है वो क्या रहा है अभी तक, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके अंदर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसका काफी अच्छा वेटेज है यहाँ पर 13.48%। ठीक है, देन आप देख पा रहे हैं एटॉमिक रेडियस, फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, कैटालिटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, मैग्नेटिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, देन कंपाउंड ऑफ क्रोमियम, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका जो यहाँ पर परसेंटेज है दैट इज 7.87%। और कंपाउंड्स ऑफ मैग्नीज, पोटेशियम परमैंगनेट, इनका जो परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा वेटेज यहाँ पर कवर कर रहा है। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, और उसकी जो ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, उसके एसिडिक मीडियम में जो बिहेवियर करता है, न्यूट्रल मीडियम में, बेसिक मीडियम में, वो सभी यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फिर कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं, जैसे कलर शो करने के ऊपर, मैग्नेटिज्म जो है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैग्नेटिक कैरेक्टर पे। देन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसके अंदर एक्टिनोइड जो है उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, लेंथेनोइड में ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, एक्टिनोइड के कंपैरिजन में लेंथेनोइड से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो यहां पर हम कवर करके चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, एटॉमिक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड सम मिक्स्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस्ड जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। आइडेंटिफाई द एलिमेंट फॉर विच इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज आर्गन 3d5। यानी कि जो हमारा आयन है, जो भी आयन बनेगा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसका कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमें दिया हुआ है। तो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे कि हमें जो गिवन ऑप्शन है उनके अंदर हमें ये चेक करना है कि 3d5 कॉन्फ़िगरेशन किसके अंदर आएगा 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देने के बाद में। ठीक है, तो अगर हम रुदेनियम की बात करें, ठीक है, तो रुदेनियम जो है वो किसके बाद में आता है, ग्रुप के अंदर आयरन के बाद में आता है। ठीक है, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज क्रिप्टन 4d7 5s1। क्या कॉन्फ़िगरेशन उसका होता है, 4d7 5s1। अब यहां से हम 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहां पर कितना कॉन्फ़िगरेशन आएगा, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आएगा Ru3+। ठीक है, रुदेनियम से हमने क्या बनाया, रुदेनियम 3+ बनाया। तो यहां पर जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो कहां से निकलेगा, 5s में से, और बाकी जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कहां से निकलेंगे, 4d में से। तो 1 इलेक्ट्रॉन 5s में निकाल दिया, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल दिए, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बचेगा, कॉन्फ़िगरेशन बचता है यहां पर क्रिप्टन 4d5। क्या बचता है, क्रिप्टन 4d5 यहां पर बच रहा है। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आर्गन 3d5 किस में बचेगा, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं होगा क्योंकि यहां पर 3d5 बचना चाहिए था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हम चेक करते हैं सेकंड ऑप्शन दैट इज मैग्नीज। अब मैग्नीज का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d5 4s2। क्या होता है, आर्गन 3d5 4s2, इसका हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो पहले कहां से निकलेगा, जो आउटर मोस्ट शेल है, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे और यहां से 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो कितना बचा यहां पर, ये बच जाएगा आर्गन 3d4।
ठीक है, तभी तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर आएगा। तो क्या यहाँ आर्गन 3d5 बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है, इसका मतलब सेकंड भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोबाल्ट की, थर्ड ऑप्शन कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27, ठीक है। तो यहां पर इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर्गन 3d7 4s2। कितना हो जाएगा? आर्गन 3d7 4s2। तो यहां पर से अगर मैं 3 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो कोबाल्ट 3+ बनेगा, और कोबाल्ट 3+ के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो 4s2 से निकलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन 3d7 से निकलेगा, तो ये बन जाएगा आर्गन 3d6, ठीक है। तो यहां पर जो फाइनल हमें मिल रहा है कैटायन, उसके अंदर 3d6 कॉन्फ़िगरेशन है, 3d5 नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब हम बात करते हैं आयरन की, दैट इज फोर्थ ऑप्शन, ठीक है। तो आयरन जो है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है, और इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d6 4s2, ठीक है। अब इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो Fe3+ बनाएंगे, और Fe3+ जब बनाएंगे तो यहां पर आर्गन 2 इलेक्ट्रॉन S से निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन D से निकालेंगे, तो बच जाएगा यहां पर 3d5, ठीक है। और यही हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए था कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कौन आर्गन 3d5 कॉन्फ़िगरेशन रख रहा है। तो यहां पर ओनली एंड ओनली आयरन जो है कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, द नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग फॉर कॉपर एटॉमिक नंबर 29, ठीक है। तो गिवन जो यहां पर ऑप्शन है उनमें से कौन से ऑप्शंस या कौन से जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है और उनका सम करना है, और यहां पर इंटीजर टाइप क्वेश्चन ही पूछा गया है जेईई मेन 2022 में, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करते हैं, Cu2 कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। तो Cu2 का मतलब क्या हो गया यहां पर कि कॉपर जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या इसके कंपाउंड जो है वो पैरामैग्नेटिक होंगे या नहीं होंगे? और पैरामैग्नेटिज्म को हम कैसे चेक करते हैं? बाय अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो फिर कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो कैसा हो जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो Cu2+ के लिए पहले हम यहाँ कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 29 के लिए? दैट इज आर्गन 3d10 4s1, क्योंकि इसका क्या होता है? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्योंकि D के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। अब हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन तो यहां पर से निकलेगा 4s1 से, और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा 3d में से। तो यहां पर क्या कॉन्फ़िगरेशन बचेगा? आर्गन 3d9 4s0, क्योंकि S में से तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है और यहां पर से भी एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, तो ये बच जाएगा 3d9। अब यहां पर हमें चेक करना है कि पैरामैग्नेटिक होगा या डायामैग्नेटिक, ठीक है। तो यहां पर D का जो शेल है, सब शेल, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन फिल किए। कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं हमें? 9 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 एंड 9। तो यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हमें मिल गया है, तो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या है? करेक्ट है, ठीक है। क्योंकि यहां पर जो भी कंपाउंड होंगे जिनके अंदर कॉपर 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा, वहां पर इसके कारण क्या आएगा? पैरामैग्नेटिज्म आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए यहां पर स्टेटमेंट ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Cu1 कॉम्प्लेक्सेस आर जनरली कलरलेस, ठीक है। तो कॉपर का हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें चेक करना है कि कॉपर अगर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो क्या ये कलर शो कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो फिर से हम यहां पर क्या करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है हमें। तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किया जाएगा? S में से, ठीक है। तो 3d10 एज इट इज रहेगा। अब की बार 4s के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा। फिर से अगर हम D का यहां पर सब शेल के ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो सभी के अंदर क्या होंगे? पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट होगा। और आप जानते हैं कि जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है तो dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा। dd ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा तो कोई कलर शो नहीं कर पाएगा। तो Cu+ जो है वो क्या होगा? उसके कॉम्प्लेक्सेस जो होंगे जनरली कलरलेस होंगे। तो ये भी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, या करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं Cu1 इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। Cu1 इज इजीली ऑक्सीडाइज्ड। तो हमें पता है कि जो Cu+ जो होता है आयन,
ये एक्वस मीडियम के अंदर क्या हो जाता है, अगर यहां पर एक्वस मीडियम है तो ये क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है, ठीक है, किसके अंदर, Cu2+ के अंदर और Cu के अंदर, ठीक है। तो Cu+ जो है वो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाएगा तुरंत, क्यों, बिकॉज यहां पर क्या होगा, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी, ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी तो ये Cu+ से तुरंत Cu2+ के अंदर चला जाएगा, तो ये इजीली ऑक्सीडाइज हो पाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, दैट इज इन फेलिंग सॉल्यूशन द एक्टिव रिएजेंट हैज Cu1, यानी Cu+ यहां पर जो है एक्टिव रिएजेंट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन होता है Cu दिस इज फेलिंग सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये फेलिंग रिएजेंट जो है उसके अंदर जो एक्टिव रिएजेंट होता है, अब देखिए आप यहां पर ऑक्सीजन जो कॉपर जो है वो 2 ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, यहां पर +2 आएगा ना, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो यहां पर जो एक्टिव रिएजेंट होता है वो Cu1 नहीं होता है, वो कौन होता है, Cu2 होता है। इसलिए ये वाला जो स्टेटमेंट है डी ऑप्शन, वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि यहां पर कितने करेक्ट स्टेटमेंट है, तो 3 स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट आ रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 3। तो यहां पर ये प्रॉपर्टी जो हमें मिली, एक तो कि कॉपर प्लस जो है वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाता है, डिस्प्रपोर्शनेट हो जाता है और तुरंत ऑक्सीडाइज होकर किसमें चला जाता है, Cu2+ के अंदर, बिकॉज Cu2+ में हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एज कंपेयर टू Cu+, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं इसको, और जेईई में 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स इन द गिवन स्टेटमेंट्स, ठीक है, और जेईई में 2023 का क्वेश्चन है ये। मैग्नीज एग्जिबिट्स +7 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स ऑक्साइड, बिल्कुल करेक्ट बात है, बिकॉज जो मैग्नीज है उसका जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +7 है, और वो अपने ऑक्साइड के अंदर शो करता है, और वो ऑक्साइड होता है Mn2O7, ठीक है। Mn2O7 जो है इसके अंदर मैग्नीज जो है वो +7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, रुदेनियम एंड ओस्मियम एग्जिबिट +8 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर ऑक्साइड्स, तो ये भी आपको क्लास में पढ़ाया गया है कि रुदेनियम जो होता है वो RuO4 बनाता है, और ओस्मियम जो है वो OSO4 बनाता है, और इनके अंदर जो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होता है, +8 होता है, ठीक है, क्या होता है, +8 होता है, बिकॉज 4 ऑक्सीजन एटम है दोनों के अंदर, ठीक है। तो डी ब्लॉक के अंदर जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो कर पाते हैं, रुदेनियम और ओस्मियम शो कर पाते हैं, कितनी शो कर पाते हैं, +8 शो कर पाते हैं। 3D सीरीज के अंदर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो कर पाता है, मैग्नीज शो कर पाता है, और कितनी शो कर पाता है, +7 शो कर पाता है, और अपने ऑक्साइड के अंदर ही शो कर पाते हैं, ठीक है। तो सेकंड जो स्टेटमेंट है वो भी क्या हो जाएगा, यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, स्कैंडियम शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर, तो चेक करते हैं पहले स्कैंडियम। स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d1 4s2, ठीक है। यहां पर वैलेंस शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और हमें बोला स्कैंडियम +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो क्या स्कैंडियम +4 एग्जिस्ट करेगा, क्या स्कैंडियम +4 एग्जिस्ट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा, क्यों, बिकॉज इसके वैलेंस शेल में ओनली एंड ओनली 3 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये मैक्सिमम स्कैंडियम 3+ बना सकता है, स्कैंडियम 4+ बनाने के लिए काफी ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इसलिए स्कैंडियम जो है वो ओनली एंड ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर पाता है, तो ये स्टेटमेंट 3 जो है यहां पर क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्रोमियम शोज ऑक्सीडाइजिंग नेचर इन +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो क्रोमियम जो है मैग्नीज के पहले आता है, ठीक है, इसके अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम ये कितने
ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। तो यहां पर क्रोमियम जो है उसके अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हमने डी ब्लॉक के अंदर ये पढ़ा है कि डाउन द ग्रुप जाने पर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि जो 3D सीरीज वाले एलिमेंट होंगे उनमें जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो कम स्टेबल होगी और वो किस में जाना चाहेगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाना चाहेगा। तो हमने ये पढ़ा है कि क्रोमियम के बाद में कौन आता है, मोलिब्डेनम आता है, देन कौन आता है, टंगस्टन आता है। तो टंगस्टन जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी स्टेबल होगी, लेकिन क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होगी। ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cr3+ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये खुद क्या हो रहा है, यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो रिएक्शन के अंदर जिसके भी साथ भी ये रिएक्ट करेगा उसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहाँ पर क्रोमियम जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करेगा। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है यहां पर द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहां पर ऑप्शन 1 के अंदर करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्शन 4 करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये हमें दिया हुआ है ऑप्शन 2 में, दैट इज 1, 2 एंड 4। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे कितना इजी क्वेश्चन है और जेईई मेन 2023 में लेटेस्ट जेईई मेन के अंदर ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ वेनेडियम इज। ठीक है, क्या पूछा है, बेसिक नेचर के बारे में पूछा है ऑक्साइड्स की। तो क्योंकि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाते हैं इसलिए ये एक ही जो एलिमेंट है वो डिफरेंट ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर पाता है। ठीक है, और ये जेईई मेन 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं V2O3, V2O4 एंड V2O5 में वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कितनी होगी, वेनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो यहां पर होगी ये +3। ठीक है, V2O4 में होगी +4 और V2O5 में होगी +5। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में भी आपने ये चीज पढ़ी है कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आता है सेंट्रल एटम पे उतनी ही ज्यादा क्या होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम जितनी ज्यादा इंक्रीज होती है उस ऑक्साइड के अंदर उतना ही ज्यादा क्या आता है, एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर मैं एसिडिक कैरेक्टर की बात करूं, एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो यहां पर V2O3 से ज्यादा एसिडिक कौन होगा, V2O4, क्योंकि यहां पर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और भी ज्यादा V2O5 जो है एसिडिक नेचर शो करेगा बिकॉज यहां पर वेनेडियम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में। अब हमसे पूछा है बेसिसिटी, तो इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक नेचर का क्या ऑर्डर हो जाएगा, V2O3 सबसे ज्यादा बेसिक होगा इन तीनों गिवन में से, देन V2O4 और सबसे लेस बेसिक कौन होगा, V2O5। ठीक है, तो ये हमें किस ऑप्शन में गिवन है, V2O3 मैक्सिमम, देन V2O4, देन V2O5, इट इज गिवन इन ऑप्शन 1। सो आवर आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आया होगा क्या है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो are two statements, one is labeled as assertion and other is labeled as reason। ठीक है, तो assertion reason टाइप क्वेश्चन है। assertion पढ़ते हैं पहले, Cu2+ in water is more stable than Cu+, और इसके लिए जो रीजन दिया हुआ है दैट इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ is much less than that of Cu+। ठीक है, तो फाइंड आउट करते हैं क्या करेक्ट होगा यहां पर। तो हमने डी एंड एफ ब्लॉक के अंदर ही पढ़ा है कि जो Cu+ आयन होता है, Cu+ आयन जो होता है ये एक्वस मीडियम अगर है, क्या दिया हुआ यहां पर, इन वाटर, यानी एक्वस मीडियम अगर है तो ये क्या हो जाता है, रेडिली डिसप्रपोर्शनेट हो जाता है। डिसप्रपोर्शनेट होके किस में चला जाता है, Cu2+ के अंदर चला जाता है और कॉपर एलिमेंटल स्टेट में चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर Cu+ से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी हुई, Cu2+ की। ठीक है, तभी तो ये डिस्प्रपोर्शनेट हो गए, तुरंत Cu2+ के अंदर चला गया। इसका मतलब स्टेटमेंट ए जो है, यानी कि जो असर्शन है वो क्या है, ट्रू है। असर्शन जो है दैट इज ट्रू। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि रीजन क्या इसके लिए गिवन है, वो ट्रू है या नहीं है और उसका एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन फॉर Cu2+ इज मच लेस देन दैट ऑफ Cu+। तो ये जो डिस्प्रपोर्शनेट होता है उसका जो रीजन होता है वो यही होता है कि Cu2+ के अंदर ज्यादा
हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होती है, और ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी रिलीज होगी तो जो मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड क्या होगा, ज्यादा में होगा, और माइनस का साइन आएगा बिकॉज रिलीज हो रही है। ठीक है, तो इसलिए यहां पर ये क्या होगी, मच लेस देन होगी। तो यहां पर मान लीजिए Cu+ के केस में X एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और Cu2+ के केस में Y एनर्जी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो जो मोड होगा वो किसका ज्यादा होगा, दैट इज ऑफ Y का। ठीक है, और यहां पर नेगेटिव साइन आएगा तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, मच लेस देन आएगी, बिकॉज मोर नेगेटिव क्या होगी, मोर नेगेटिव डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है यहां पर रीजन जो दिया हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, बोथ A एंड R आर करेक्ट एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। ठीक है, रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है यहां पर असर्शन का, तो आंसर विल बी ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, इन पे क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द पेयर दैट हैज सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। सिमिलर एटॉमिक रेडियाई की बात करें यहां पर तो कैसे फाइंड आउट करेंगे सिमिलर एटॉमिक रेडियाई। कुछ ऑप्शंस को देखते हैं, स्कैंडियम और निकल। अब डी ब्लॉक में हमने पढ़ा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, तो स्कैंडियम से लेकर क्रोमियम तक क्या होती है, पहले साइज डिक्रीज होती है, फिर उसके बाद में मैग्नीज में पुअर मेटेलिक बॉन्डिंग के कारण साइज इंक्रीज होती है, फिर उसके बाद में आयरन, कोबाल्ट, निकल जो है उनकी नियरली इक्वल साइज होती है ड्यू टू सिग्मा एंड जेड बैलेंस ईच अदर, और उसके बाद में वापस से साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, तो सबसे मैक्सिमम जो साइज होती है वो किसकी होती है, स्कैंडियम की। अगर हम बात करें इन 3D सीरीज तो मैक्सिमम जो साइज होती है दैट इज ऑफ स्कैंडियम। ठीक है, और अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट साइज, स्मॉलेस्ट साइज की अगर हम बात करें तो निकल एंड कॉपर जो है, सॉरी निकल एंड कोबाल्ट। ठीक है, निकल एंड कोबाल्ट जो है उनकी स्मॉलेस्ट साइज होगी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वैल्यूज। एनसीईआरटी वैल्यूज पे अगर हम जाएं तो ये होती है 125 पिकोमीटर और ये भी होती है 125 पिकोमीटर। ठीक है, तो दोनों ही यहां पर क्या होती है, सेम होती है, और दोनों ही क्या होती है, स्मॉलेस्ट साइज यहां पर गिवन होती है। तो एक तो सबसे लार्जेस्ट है, एक सबसे स्मॉलेस्ट है, तो क्या ये सिमिलर एटॉमिक रेडियाई होगी, क्या नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइटेनियम एंड हाफनियम की। ठीक है, तो टाइटेनियम जो है उसके बाद में आएगा जिरकोनियम, देन उसके बाद में आएगा हाफनियम। ठीक है, तो यहां पर होता क्या है कि जो 3D सीरीज के एलिमेंट होते हैं उनसे 4D सीरीज का जो साइज होता है वो ज्यादा होता है, लेकिन 4D से जब हम 5D पे जाते हैं तो जो साइज होता है एटॉमिक साइज वो नियरली इक्वल आता है। किस कारण से आता है, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो क्या यहां पर टाइटेनियम और हाफनियम की साइज बराबर होगी, क्या टाइटेनियम से ज्यादा जिरकोनियम की होगी, और जिरकोनियम और हाफनियम की क्या होगी, नियरली इक्वल होगी, लेकिन टाइटेनियम और हाफनियम के अंदर जो है लार्ज डिफरेंस होगा इन एटॉमिक रेडियस। तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन की। ठीक है, तो टाइटेनियम के बाद में कौन आएगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, फिर क्रोमियम आएगा। क्रोमियम के नीचे कौन आएगा ग्रुप में, मोलिब्डेनम, और उसके बाद में कौन आएगा, टंगस्टन आएगा। ठीक है, तो अगेन यहां पर 3D से 4D जाने पर साइज इंक्रीज होगी, लेकिन 4D और 5D के बीच में जो साइज का डिफरेंस होगा वो काफी कम होगा या नियरली इक्वल उनके अंदर साइज आएगी ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीज और रीनियम की। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीज के बाद में कौन आएगा, टेक्नीशियम, और टेक्नीशियम के बाद में कौन आएगा, रीनियम आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैग्नीज से ज्यादा साइज होगी टेक्नीशियम की, और टेक्नीशियम और रीनियम की जो साइज है वो नियरली इक्वल हो जाएगी ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन मैग्नीज और रीनियम की साइज में लार्ज डिफरेंस होगा, इसलिए ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का जो इफेक्ट है उसको उसके बेस्ड जो है क्वेश्चन पूछा गया है, और आंसर क्या हो जाएगा इसका, मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन। ठीक है, तो आंसर
यहां पर क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। अब डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन है, डेंसिटी पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हमें करना है, स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक डेंसिटी जो है वो इंक्रीज होती है, क्या होती है, डेंसिटी इंक्रीज होती है, और कॉपर से जिंक में जाने पर डेंसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज इसका एक्सेप्शनली स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो यहां पर जो वॉल्यूम होता है इसका वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आपने देखा होगा रेडियस के अंदर भी, एटॉमिक रेडियस में कॉपर से ज्यादा किसकी रेडियस होती है, जिंक की रेडियस होती है। अगर रेडियस बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो स्कैंडियम से कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज होती है और उसके बाद में क्या हो जाती है, यहां पर कॉपर से जिंक में डिक्रीज हो जाती है, और जिंक की जो डिक्रीज हो रही है यहां पर वो कितनी कम हो जाती है, क्रोमियम से कम हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्कैंडियम से ज्यादा किसकी होगी डेंसिटी, टाइटेनियम की, टाइटेनियम से ज्यादा वेनेडियम की, और वेनेडियम के बाद में किसकी आएगी, जिंक की, देन उसके बाद में आएगी क्रोमियम की, और इस तरीके से आगे चलता रहेगा। ठीक है, क्रोमियम के बाद में मैग्नीज, यहां पर क्रोमियम और मैग्नीज जो है उनकी नियरली इक्वल होती है। मैग्नीज के बाद में आ जाएगा आयरन, देन कोबाल्ट, देन निकल। ठीक है, इनकी भी नियरली इक्वल होती है, और देन आ जाएगा यहां पर कॉपर। ठीक है, तो यहां पर निकेल और कॉपर जो है उनकी नियरली इक्वल होती है यहां पर। ठीक है, और यहां पर क्रोमियम और मैग्नीज की नियरली इक्वल होती है, लेकिन जिंक जो है वो क्रोमियम से पीछे आता है। तो यहां पर जो ऑर्डर दिया हुआ है उस ऑर्डर में अगर हम चेक करें तो क्या हमारा ऑर्डर फिट बैठ रहा है, यहां पर क्रोमियम से कम है जिंक की, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, सही है। देन उसके बाद में क्रोमियम से ज्यादा आयरन, सही है। देन उसके बाद में कोबाल्ट, और उसके बाद में कॉपर। ठीक है, तो ये इसी ऑप्शन के अंदर करेक्ट यहां ऑर्डर दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। ठीक है, थर्ड जो है हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहां पर डेंसिटी के क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है आपको, कि स्कैंडियम से लेकर कॉपर तक डेंसिटी इंक्रीज हो रही है, और फिर उसके बाद में कॉपर से जिंक में जाने पर डेंसिटी डिक्रीज हो रही है, और इसका ये ऑर्डर होता है जिसके अंदर क्रोमियम और मैग्नीज जो है उनके अंदर लार्ज डिफरेंस नहीं आता है। इसी तरीके से निकेल और कॉपर के अंदर भी लार्ज डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहां पर 3। नेक्स्ट, मेटल्स जनरली मेल्ट एट वेरी हाई टेम्परेचर अमंग्स द फॉलोइंग, द मेटल विद द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट विल बी। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किनका होगा इन गिवन मेटल एलिमेंट्स में से, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहां पर फर्स्ट हमें दिया हुआ है मरकरी। ठीक है, तो मरकरी जो होता है इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है, कम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गैलियम की, ठीक है, एंड सीजियम की। तो गैलियम और सीजियम जो है उनका नियरली इक्वल मेल्टिंग पॉइंट होता है, और ये भी क्या होते हैं, लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, लिक्विड एट नियर रूम टेम्परेचर। ठीक है, जबकि सिल्वर की अगर हम बात करें तो सिल्वर जो होता है दैट इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो सिल्वर जो होता है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, जबकि गैलियम, सीजियम और मरकरी रूम टेम्परेचर पर लिक्विड की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। तो मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा हुआ, सिल्वर का मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इन गिवन 4 में से सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहां पर ये याद रखिएगा कि मरकरी, गैलियम और सीजियम जो है वो रूम टेम्परेचर या नियर रूम टेम्परेचर पर क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जबकि सिल्वर जो है यहाँ पर सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इन सभी में सबसे ज्यादा होगा। और ये जेईई मेन 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज याद रखनी, फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी की, आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ड जो क्वेश्चन यहाँ पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ M2+ से M, ये हाफ रिएक्शन दी हुई यहां पर कि +2 से 0 यानी एलिमेंटल स्टेट में जा रहा है, ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट्स शोज पॉजिटिव वैल्यू 4। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस हाफ रिएक्शन ऑफ 3D सीरीज एलिमेंट शो पॉजिटिव वैल्यू, कौन सा ऐसा एलिमेंट है 3D सीरीज के अंदर इन गिवन में से जो कि पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की फॉर द गिवन हाफ रिएक्शन। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप चाहें
तो यहां पर एक स्टेटमेंट भी दिया जाता है कि जो कॉपर है वो +2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो है पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, और आप वैल्यू भी यहां पर याद रख सकते हैं। वैल्यू की अगर हम बात करें तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, देन आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, तो स्कैंडियम जो है वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करता है। टाइटेनियम की अगर हम बात करें तो इसका होता है -1.63, वेनेडियम का होता है -1.18, क्रोमियम होता है -0.41, मैग्नीज होता है अगेन -1.18। ठीक है, तो वेनेडियम और मैग्नीज जो है इनका इक्वल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देन आयरन का हो जाएगा -0.44, कोबाल्ट का होता है -0.28, निकल का होता है -0.25, कॉपर का होता है प्लस में 0.34 और जिंक का होता है -0.76। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी डेटा है, उसी के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। तो कॉपर जो है उसका क्या मिला, पॉजिटिव मिला हमें। ठीक है, ये सभी 3D सीरीज के एलिमेंट है, और उसमें +2 से m के लिए हाफ रिएक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसके लिए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, +2 से m के लिए। तो पॉजिटिव वैल्यू कौन शो कर पा रहा है, कॉपर यहां पर पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है। डेटा से भी कर सकते हैं, और इस पूरी सीरीज के अंदर इस हाफ रिएक्शन के लिए या +2 से m में जाने के लिए, एलिमेंटल स्टेट में जाने के लिए जो पॉजिटिव वैल्यू शो कर रहा है वो ओनली एंड ओनली कॉपर शो करता है। तो ये भी आप याद रख सकते हैं, चाहे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज भी आपको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग द हाईएस्ट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। ठीक है, तो इसका कैसे सॉल्यूशन करेंगे कि हाईएस्ट वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो पॉजिटिव वैल्यू शो करेगा या फिर नेगेटिव में जो सबसे लेस वैल्यू शो करेगा वही क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 3D सीरीज एलिमेंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जिसका होता है वो होता है कॉपर, और वो पॉजिटिव वैल्यू शो करता है, बाकी सभी क्या करते हैं, नेगेटिव वैल्यू शो करते हैं। तो आप चाहें तो इस स्टेटमेंट से भी आंसर लगा सकते हैं, क्या हो जाएगा, कॉपर, और चाहें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज जो है वो भी आप जो है याद कर सकते हैं। तो स्कैंडियम के बाद में कौन आएगा, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन आयरन, देन कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो यहां पर स्कैंडियम जो है वो ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। टाइटेनियम का होता है माइनस में 1.63, वेनेडियम होता है -1.18, क्रोमियम होता है -0.41, मैग्नीज होता है -1.18। इन दोनों का क्या होता है, नियरली इक्वल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। आयरन का होता है -0.44, कोबाल्ट का होता है -0.28, निकल का होता है -0.25, कॉपर का होता है +0.34। ठीक है, और जिंक का होता है -0.76। तो यहां पर कॉपर जो है वो हाईएस्ट, या फिर बोल सकते हैं हम कि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो कौन शो कर रहा है, केवल और केवल कॉपर ही शो कर रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन 3। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे बेस्ड ये क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था। नेक्स्ट सब टॉपिक दैट इज कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज, इंटरस्टिशियल कंपाउंड एंड कलर ऑफ आयंस। ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड कब बनते हैं, जब हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन या बोरोन के जैसे जो स्मॉल साइज एलिमेंट होते हैं, ठीक है, ये क्या हो जाते हैं, जो मेटल का लैटिस होता है उसके अंदर जो इंटरस्टाइसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहां पर ये इसके वॉइड क्रिएट हो रहे हैं, इन वॉइड्स में जाकर क्या हो जाते हैं, ये ट्रैप हो जाते हैं, तो अगर हाइड्रोजन ट्रैप होगा तो हाइड्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बन ट्रैप होगा तो कार्बाइड बन जाएगा, नाइट्रोजन ट्रैप होगा तो नाइट्राइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पर बोरोन अगर ट्रैप होगा तो बोराइड बन जाएगा। ठीक है, खास बात क्या होती है यहां पर कि ये जो ट्रैप्ड एटम है, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है,
जीरो होता है, यानी कि ये कोई स्टोइचोमेट्रिक यहाँ पर रिलेशनशिप इनके साथ में नहीं रखते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, फ्री स्टेट में यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और अब क्या हुआ यहाँ पर, ये जो मेटल का लैटिस था, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम था वो तो सेम रहा, लेकिन इसमें एटम जो है वो वॉइड्स के अंदर आकर बैठ गए, तो इसका मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो डेंसिटी जो हो जाएगी यहाँ पर इंटरस्टिशियल कंपाउंड की, वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और किसी भी मेटल के अंदर या किसी भी सब्सटेंस के अंदर अगर कोई चीज इंप्योरिटी बाहर से मिल जाती है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बनेगा उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। जो पेरेंट यहां पर मेटल लैटिस होगा उससे ज्यादा उसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। इसका मतलब हमसे पूछा है इनकरेक्ट, और ये तो क्या है, करेक्ट है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट, दे आर वेरी हार्ड। अब जो मेटल थी वो क्या होगी, उसके अंदर यहां पर इंप्योरिटी मिल गई, उसके जो वॉइड्स थे उनके अंदर एटम्स आकर बैठ गए, तो उनकी जो हार्डनेस होगी वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बिकॉज डेंसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनकी जो हार्डनेस होती है वो भी क्या होती है, ज्यादा होती है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की। तो ये भी क्या है, करेक्ट है। हमसे पूछा है इनकरेक्ट, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। और एक स्टेटमेंट यहां पर काफी इंपॉर्टेंट होता है हार्डनेस के लिए, कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो बनते हैं उसमें से कुछ बोराइड्स जो हैं, some borides achieve diamond like hardness। क्या होते हैं, डायमंड लाइक हार्डनेस अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो हार्डनेस जो है वो क्या हो जाएगी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की ज्यादा हो जाएगी। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टिविटी की। तो जो मेटेलिक कंडक्टिविटी पेरेंट मेटल लैटिस की यहां पर दिया, पेरेंट मेटल की थी, वही इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी, इंटरस्टिशियल कंपाउंड की होगी। क्यों, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो अभी भी उतने ही हैं, कोई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो अभी भी जो मेटेलिक कंडक्टिविटी होगी वो उतनी ही रहेगी। यानी जो पेरेंट मेटल में जितनी मेटेलिक कंडक्टिविटी थी वही इंटरस्टिशियल कंपाउंड के अंदर होगी। तो ये भी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज हमसे पूछा है इनकरेक्ट। अब हम बात करते हैं दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो क्योंकि जो मेटल है अगर वो केमिकली इनर्ट था तो ये भी केमिकली इनर्ट होगा, क्योंकि यहां पर वॉइड्स के अंदर जाकर केवल एटम ट्रैप हुए हैं, कोई रिएक्शन वहां पर नहीं हो रही है। तो इसका मतलब ये भी क्या होंगे, केमिकली इनर्ट होंगे। यहां पर लेकिन दिया हुआ है केमिकली रिएक्टिव, इसका मतलब ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 2, बिकॉज इंटरस्टिशियल कंपाउंड जो होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर केमिकली इनर्ट। क्या होते हैं ये, केमिकली इनर्ट होते हैं, जबकि हमें ऑप्शन 2 में क्या दिया हुआ है, दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो ऑप्शन 2 जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर 2 हो जाएगा यहां पर। नेक्स्ट, इन फॉलोइंग पेयर्स द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस। ठीक है, कलर पे बेस्ड क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन कलरलेस होगा। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, कि अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अगर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा, कलर शो कर सकता है, ठीक है, कलर शो करेगा। और अगर नो अनपेड इलेक्ट्रॉन, यानी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो इस पे बेस्ड हम देखते हैं, यहां पर इस कंसेप्ट को लगाते हैं और चेक करते हैं किसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहां पर हमें कौन कौन से आयंस दिए हुए हैं, स्कैंडियम 3+ दिया हुआ है। तो पहले हम लिखेंगे यहां पर स्कैंडियम, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 21 इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है। आर्गन 3d1 4s2, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, स्कैंडियम 3+ बनाना है। तो स्कैंडियम 3+ के लिए हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें से रिमूव करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या आ जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यानी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अब नहीं बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में जिंक +2, अभी हम फर्स्ट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, इसमें दिया हुआ है जिंक +2। अब जिंक +2 जो है उसका, सॉरी, जिंक +2 के लिए पहले हम जिंक का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहां पर, ठीक है।
जिंक का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d10 4s2, ठीक है। अब हमें बनाना है इससे जिंक 2+। जिंक 2+ के लिए क्या करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कहां से करेंगे, आउटर मोस्ट शेल से करेंगे। तो 4s2 में से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव किए जाएंगे तो ये बना लेगा कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d10। और 3d10 है, इसका मतलब सारे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है कि इन द वन इन विच बोथ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर कलरलेस, ठीक है। तो कलरलेस किस में शो कर रहा है, ऑप्शन 1 में शो कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं कि वो क्यों रॉन्ग है। तो सेकंड ऑप्शन की हम बात करें, इसमें दिया हुआ है टाइटेनियम 4+। तो टाइटेनियम 4+ बनाने के लिए टाइटेनियम लिखते हैं पहले। टाइटेनियम क्या होगा, आर्गन 3d2 4s2, 4 इलेक्ट्रॉन अगर हम निकाल देंगे तो ये +4 बन जाएगा। +4 बनेगा तो ये किस में चला जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में, और उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है Cu2+, सेकेंड ऑप्शन के अंदर। तो कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आर्गन 3d10 4s1। कॉपर क्या बनाना है, +2 बनाना है। कॉपर +2 अगर बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 4s से, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से। तो क्या बन जाएगा, आर्गन 3d9, और 3d9 के अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसका मतलब ये क्या कर सकता है, यहां पर कलर शो कर सकता है। कलरलेस होगा क्या, नहीं होगा। क्या करेगा, ये कलर शो कर पाएगा। तो सेकंड ऑप्शन जो है उसके अंदर एक कलरलेस है और एक कलर्ड है, तो यहां पर ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा है कि दोनों ही कैसे होने चाहिए, कलरलेस होने चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है वेनेडियम 2+ एंड टाइटेनियम 3+। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है हमें वेनेडियम। तो वेनेडियम का क्या हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 3d3 4s2, ठीक है। बनाना है हमें वेनेडियम 2+। वेनेडियम 2+ बनाएंगे तो s के 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिए जाएंगे। वेनेडियम 2+ बनाया, क्या आ जाएगा, आर्गन 3d3, और 3d3 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इसका मतलब ये भी क्या करेगा, कलर शो करेगा। नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है टाइटेनियम 3+। टाइटेनियम 3+ की अगर हम बात करें तो उसके लिए टाइटेनियम लिखेंगे पहले हम। टाइटेनियम क्या होगा, आर्गन 3d2 4s2। टाइटेनियम का क्या बनाना है, 3+, यानी ट्राई पॉजिटिव कैटायन बनाना है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव किए जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 4s में से, 1 इलेक्ट्रॉन d में से, तो ये बचेगा 3d1, और ये भी कलर शो करेगा क्योंकि यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, बिकॉज इसमें दोनों ही कैसे हैं, कलर्ड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक +2 और Mn+2 दिया हुआ है फोर्थ में। तो जिंक +2 तो हमने चेक कर लिया ऑलरेडी, कलरलेस होगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन का Mn+2 चेक कर लेते हैं। मैग्नीज जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 4s2। क्या बनाना है हमें, Mn2+। Mn2+ बनाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। कहां से रिमूव करेंगे, 4s में से। तो ये क्या बन जाएगा, आर्गन 3d5। यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो ये भी कलर शो करेगा, ठीक है। ये भी कलर शो करेगा। तो ये इसमें एक कलरलेस है, एक कलर शो कर रहा है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। तो हमने चेक भी कर लिया कि ये क्यों हमारे आंसर नहीं है और ये क्यों हमारा आंसर है, बिकॉज यहां पर दोनों ही कैसे हैं, कलरलेस है, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 1, ठीक है। देन मैग्नेटिक कैरेक्टर पे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ डाइवेलेंट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, और एटॉमिक नंबर क्या दिया हुआ है, 29 दिया हुआ है। तो एटॉमिक नंबर 29 किसका होता है, एटॉमिक नंबर हमें गिवन है, दैट इज 29, और 29 होता है कॉपर, ठीक है। अब कॉपर के लिए क्या पूछा है, डाइवेलेंट आयन। डाइवेलेंट आयन का मतलब क्या हो गया, Cu2+। डाइवेलेंट का मतलब क्या हो गया, Cu2+। अब कॉपर जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है आर्गन 3d10 4s1। एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है इसके अंदर। अब Cu2+ हमें बनाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 4s में से। एक इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होगा, 3d में से। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अब क्या बचा,
जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए गए, आर्गन 3d9, 3d9 अगर यहां पर हम ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं इसका, तो ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर इस तरीके से हम फिल करेंगे, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें यहां पर मिल जाता है। एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर मिल रहा है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2, और यहां n की वैल्यू क्या होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने मिले, n इक्वल्स टू 1, ठीक है। n की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, कितना आएगा, 1 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज अंडर रूट 3, और अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.73, ठीक है। अब हमसे पूछा है नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है, बोर मैग्नेटॉन इसकी यूनिट होगी 1.73 बोर मैग्नेटॉन। अब इसको हमें नियरेस्ट इंटीजर की बात करनी है, तो राउंड ऑफ जब हम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये राउंड ऑफ करने पर हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 2, ठीक है। तो आंसर यहां पर आ गया हमारा 2। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन है, 2021 में पूछा था, मैग्नेटिक कैरेक्टर पे बेस्ड है। और कौन सी यहां पर प्रॉपर्टी यूज ली है, डाइवेलेंट कैटायन ऑफ एटॉमिक नंबर 29। तो आपको एटॉमिक नंबर भी याद होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट का है, और आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड with strongest oxidizing ability among MnF4, MnF3 and MnF2, और उसका क्या पूछा है, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है, और नियरेस्ट इंटीजर। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, अगेन यहां पर हमें 3 कंपाउंड दिए हुए हैं, MnF4, ठीक है, MnF3 और MnF2। अब हम जानते हैं कि फ्लोरीन जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो मैग्नीज के ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, फ्लोरीन पे हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहां पर मैग्नीज जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा मैग्नीज का, यहां पर होगा +4, यहां पर होगा +3 और यहां होगा +2, ठीक है। तो यहां पर हमने लिख लिया, यहां पर मैग्नीज जो होगा वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, यहां पर मैग्नीज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और यहां पर मैग्नीज MnF2 में +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। अब इनका हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। Mn+4 का अगर कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो पहले Mn का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, मैग्नीज का। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, आर्गन 3d5 4s2, ठीक है। अब यहां पर Mn+4 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन 3d से रिमूव करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर आर्गन 3d3, क्या बन जाएगा, आर्गन 3d3। अब हमें Mn+3 बनाना है तो 2 इलेक्ट्रॉन 4s से रिमूव करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन d से रिमूव करेंगे, तो ये यहां पर कॉन्फ़िगरेशन आएगा आर्गन 3d4। Mn+2 अगर बनाना है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने, कहां से रिमूव करेंगे, 4s में से, तो कॉन्फ़िगरेशन आएगा 3d5, ठीक है। अब Mn+2 जो है वो तो 3d5 कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है, जबकि MnF3 और MnF4 जो है वो इससे लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होंगे, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द कंपाउंड विद स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी किसकी होगी, जो जल्दी रिड्यूस होगा, और जल्दी रिड्यूस कौन होगा, जिसके तुरंत पास में क्या होगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो यहां पर Mn+3 जो है उसमें d में 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये तुरंत किसमें चला जाएगा, Mn+2 में। इसका मतलब Mn+3 से Mn+2 क्या होगा, मोर रिड्यूसिंग होगा ये, ठीक है। यानी इस ट्रांजिशन के लिए, इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए अगर हम बात करें Mn3+ से Mn2+ की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो यहां पर ज्यादा पॉजिटिव आएगी, या फिर हम बोल सकते हैं कि वैल्यू हाई आएगी, ठीक है। और अगर हम बात करें Mn+4 से Mn2+ के लिए, ठीक है, तो यहां पर जो E0 की वैल्यू आती है दैट इज यहां पर आती है 1.0
0.76 के आसपास और यहां पर आती है 1.23 के आसपास, ठीक है, प्लस में। तो कौन सा हाफ सेल रिएक्शन ज्यादा जल्दी स्पॉन्टेनियस होगा? अब यहां पर स्पॉन्टेनिटी कैसे चेक करते हैं? गिब्स इक्वेशन से डेल्टा जी इक्वल्स टू -n f e नोट, ठीक है, और ई नोट की वैल्यू यहां पर रखेंगे जब हम, तो ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए आएगी डेल्टा जी की? Mn+3 से Mn+2 के लिए आएगी। इसका मतलब मोर स्पॉन्टेनियस कौन होगा? Mn3+ से Mn2+ का बनना। इसका मतलब यहां पर रिडक्शन जल्दी से होगा और ये ज्यादा बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, बिकॉज रिएक्शन में जो भी जिसके भी साथ में रिएक्शन करेगा उससे इलेक्ट्रॉन तुरंत ले लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर क्या कर देगा? उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो मोर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा यहाँ पर? MnF3, ठीक है। अब इसमें पूछा है हमसे कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? अब MnF3 में क्या था? Mn+3 था। Mn+3 में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर डी के अंदर है और ये क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 4 यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें मिल रहे हैं, 4 हमें यहां पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। तो यहां पर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो फॉर्मूला होगा दैट इज μ√n × n+2। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 4 है, बिकॉज MnF3 में Mn+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रख रहा है। तो 4 × 4 + 2 कितना होगा? ये √24 और √24 की वैल्यू होती है 4.89। क्या होती है? 4.89। और हमसे पूछा है नियरेस्ट इंटीजर में, तो नियरेस्ट इंटीजर में क्या वैल्यू होगी इसकी? 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी और हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? 5। वैल्यू यहां पर क्या होगी? बोर मैग्नेटॉन में, ठीक है, क्योंकि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है दैट इज बोर मैग्नेटॉन। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां हमारा? 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड हैज बीन कैलकुलेटेड टू 3.87 बोर मैग्नेटॉन, द मेटल आयन इज। अब यहां पर हमें क्या दिया हुआ है? मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 3.87 बोर मैग्नेटॉन। तो यहां पर हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा मेटल आयन जो है हमारा आंसर होगा, और ये JEE में 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आपको इसकी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक क्या होती है? जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 है, ठीक है, तो म्यू की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.73, ठीक है। एन की वैल्यू 2 होती है तो म्यू की वैल्यू कितनी आती है? 2.8 के आसपास आती है, ठीक है। एन की वैल्यू अगर 3 होती है तो म्यू की वैल्यू कितनी आती है? 3.8 के आसपास आती है, ठीक है। 4 होती है तो म्यू की वैल्यू क्या आती है? 4.8 के आसपास आती है। इसी तरीके से एन की वैल्यू 5 होती है तो म्यू की वैल्यू क्या आती है? 5.9 के आसपास आती है। तो जितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर डेसिमल के पहले उतना ही नंबर होगा, ठीक है। तो यहां पर हमें क्या बोला है? 3.87। 3.87 का मतलब म्यू की वैल्यू 3.87 होगी तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो आप इन ऑप्शंस में से चेक कर सकते हैं कि किसके अंदर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है क्रोमियम+2। क्रोमियम+2 बनाने के लिए पहले क्रोमियम का यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गन 3d5 4s1, ठीक है, एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इससे हमें बनाना है क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ बनाएंगे तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन 4s से जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, तो ये बचेगा यहां पर आर्गन 3d4, ठीक है। और 3d4 के अंदर तो यहां पर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो म्यू की वैल्यू या मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू 4.8 के आसपास आएगी, लेकिन यहां पर 3.87 दिया हुआ है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। सेकंड चेक करते हैं। सेकंड हमें दिया हुआ है Mn2+, ठीक है। तो Mn2+ के लिए पहले हम Mn का यहां पर कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यानी मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। मैग्नीज का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s2। अब यहां पर से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन जाएगा? डाईवैलेंट कैटायन यानी Mn2+ बन जाएगा। अब 2 इलेक्ट्रॉन कहां से रिमूव होंगे? आउटर मोस्ट शेल में से, तो ये बनेगा आर्गन 3d5, ठीक है। तो यहां तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 5.9 के आसपास इसका क्या आएगा? मैग्नेटिक मोमेंट आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, क्योंकि
यहाँ पर आंसर क्या आएगा 3.87। नेक्स्ट हम चेक करते हैं वेनेडियम 2+। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d3 4s2। ठीक है, अब हमें वेनेडियम 2+ बनाना है। वेनेडियम 2+ कैसे बनाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, किससे जाएंगे? 4s से जाएंगे। ठीक है, तो आर्गन 3d3 बचेगा, और 3d3 का मतलब क्या हो गया? 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर होंगे तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? 3.87। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 3.87 वैल्यू आ रही है। फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, वैसे वो हमारा आंसर नहीं होगा, बट वो क्यों गलत है वो भी हमें पता लग जाएगा। टाइटेनियम, टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन 3d2 4s2। टाइटेनियम 2+ बनाएंगे, 4s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, टाइटेनियम 2+ बनाया, 4s में से इलेक्ट्रॉन निकाला, तो यहाँ पर क्या बच गया? 3d2। तो ये तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए वैल्यू जो आएगी वो 2.8 के आसपास आएगी। तो ये भी हमारा आंसर यहाँ पर नहीं हो पाएगा, और ये क्यों गलत है वो हमें पता लग गया है। तो वेनेडियम 2+ जो है वो हमारा आंसर होगा, दैट इज गिवन इन ऑप्शन 3, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेचर ऑफ ऑक्साइड्स पे बेस्ड क्वेश्चन। द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू ऑफ द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड ऑफ वेनेडियम among given V2O3, V2O4 and V2O5 is in बोर मैग्नेटोन। तो ये मिक्स क्वेश्चन है एक तरीके से देखा जाए तो। पहले नेचर ऑफ ऑक्साइड बता रहा है, नेचर ऑफ ऑक्साइड जो है उससे हमें फाइंड आउट करना है कि किसका ज्यादा बेसिक ऑक्साइड होगा, जो उस बेसिक ऑक्साइड के अंदर कितना स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मोस्ट बेसिक कौन होगा। तो यहाँ पर जो हमें ऑक्साइड दिए हुए हैं दैट इज V2O3, V2O4 एंड V2O5। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम चेक करें यहाँ पर वेनेडियम की, तो V2O3 में आ रही है +3, V2O4 में आ रही है +4, और V2O5 में आ रही है +5। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा है कि जब सेंट्रल एटम की ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जिसमें जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा सेंट्रल एटम में, वो ऑक्साइड उतना ही ज्यादा एसिडिक नेचर शो करेगा। तो एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें, एसिडिक नेचर की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा इनके अंदर? V2O5 होगा, और इसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा बेसिक नेचर का। ठीक है, तो बेसिक नेचर किसका सबसे ज्यादा होगा? V2O3 का, देन V2O4, और देन सबसे कम हो जाएगा यहाँ पर बेसिक नेचर V2O5 का। ठीक है, अब ये तो हमें पता लग गया कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर कौन सा है? V2O3 है। उसमें वेनेडियम पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। तो वेनेडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज आर्गन, और वेनेडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 23 होता है। तो यहाँ पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज 3d3 4s2। ठीक है, अब हमें इससे क्या बनाना है? वेनेडियम 3+ बनाना है। वेनेडियम 3+ बनाना है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन तो निकाले जाएंगे 4s में से, और 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा 3d में से। तो बनाते हैं यहाँ पर वेनेडियम 3+। अब वेनेडियम 3+ बनाएंगे तो आर्गन 3d2 बचेगा। क्या बचेगा? आर्गन 3d2 बचेगा, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन हमने 4s से निकाले और 1 इलेक्ट्रॉन हमने 3d में से निकाला है। तो यहाँ पर 3d2 हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब पूछा है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, तो क्या यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहे हैं? 2 होंगे, बिकॉज d ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो दोनों ही क्या होंगे? अनपेयर्ड होंगे। ठीक है, तो n = 2 आ गया। म्यू की वैल्यू क्या होती है? म्यू = √of n × n+2, और n जो है यहाँ पर कितना है? 2 है। तो ये हो जाएगा 2 × 2 + 2 दैट इज 8। ठीक है, और √8 की वैल्यू जो होती है दैट इज 2.8 के आसपास होती है। और इसको हमें नियरेस्ट इंटीजर में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा आंसर? 3। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 2.8 का 3, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 हो जाएगा।
तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। बेसिक ऑक्साइड फाइंड आउट करना था कौन सबसे ज्यादा बेसिक होगा और उसके अंदर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, उससे स्पिन ऑनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू हमें मिल जाएगी। नेक्स्ट यहां पर कुछ मिक्स क्वेश्चन है, जैसे कि सेट हैविंग आयंस विच आर कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक, यानी कलर्ड भी पूछा है और पैरामैग्नेटिक भी पूछा है। और कलर्ड कब होता है? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। पैरामैग्नेटिक कब होता है? जब अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी स्पीशीज हमें फाइंड आउट करनी है यहां पर जिनके अंदर क्या होंगे, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो वो कलर्ड भी होंगे और वो पैरामैग्नेटिक भी होंगे। ठीक है, तो उनका एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या करेंगे, कलर शो करने का नेचर रखेंगे। फर्स्ट यहां पर हमें जो सेट दिया हुआ है उसमें दिया हुआ है Cu2+। ठीक है, Cu2+ के लिए कॉपर का यहां पर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखें, क्या आ जाएगा, आर्गन 3d10 4s1। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकालेंगे, तो Cu2+ क्या बचेगा, Cu2+ बचेगा यहां पर आर्गन 3d9 4s0। ठीक है, 3d9 4s0। तो यहां पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, इसका मतलब ये क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, जो कलरलेस होगा और जो पैरामैग्नेटिक होगा उसके ऊपर राइट लगा रहा हूं। ठीक है, और जो कलरलेस और डायमैग्नेटिक होगा उसके ऊपर क्रॉस लगा रहा हूं। ठीक है, यहां पर इसको हटा देते हैं हम। अब यहां पर कॉपर तो मुझे कैसा मिला, इसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो ये कलर्ड भी होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा, तो यहां पर मैंने इसके ऊपर राइट लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं Cr3+ की। Cr3+ के लिए यहां पर हम चेक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ही Cr यानी क्रोमियम, क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन होगा आर्गन 3d5 4s1। क्या होगा, आर्गन 3d5 4s1। अब हमें क्या बनाना है, इससे क्रोमियम +3 बनाना है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन 4s में से निकलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन 3d में से निकलेंगे, तो यहां पर कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका 3d3। और 3d3 में क्या हो जाएगा, यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, तो कलर्ड भी होगा और पैरामैग्नेटिक भी होगा, तो यहां पर भी मैंने राइट लगा दिया। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्कैंडियम प्लस। स्कैंडियम प्लस के लिए स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, दैट इज आर्गन 3d1 4s2। स्कैंडियम प्लस बनाना है अगर हमें, तो स्कैंडियम प्लस के लिए हमें 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर रिमूव करना है। 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, कहां से रिमूव होगा, पहला 4s1 में से रिमूव होगा, तो यहां पर बचेगा 3d1 और 4s1। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी अनपेड इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो ये भी कैसा हो जाएगा, कलर्ड भी हो जाएगा और पैरामैग्नेटिक भी हो जाएगा। तो यहां पर ये तीनों ही कैसे हैं, फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें गिवन तीनों जो स्पीशीज है आयन से वो कैसे होंगे, कलर्ड होंगे और पैरामैग्नेटिक होंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1। अब बाकी ऑप्शन को भी चेक करते हैं कि वो क्यों यहां पर हमारा आंसर नहीं बन पाया। तो कॉपर +2 अभी हमने चेक किया, कॉपर +2 कैसा था, कलर्ड भी था, पैरामैग्नेटिक भी था। जिंक +2 अगर हम चेक करें सेकंड ऑप्शन में, ठीक है, तो जिंक +2 का कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्ट लिख लेते हैं, ये होगा आर्गन 3d10। क्या होगा, आर्गन 3d10। इसका मतलब यहां पर कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये कलर्ड भी नहीं होगा और पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। Mn+4 की अगर हम बात करें, तो Mn+4 कब बनेगा, 3d5 4s2 में से 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां पे से निकलेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 4s में से और बाकी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे 3d में से, तो ये बचेगा 3d3। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये पैरामैग्नेटिक और कलर्ड दोनों होगा, लेकिन सेकंड ऑप्शन में सारे ही कलर्ड और सारे ही पैरामैग्नेटिक नहीं है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं स्कैंडियम 3+। स्कैंडियम 3+ के हम क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने हैं, तो स्कैंडियम 3+ क्या बच जाएगा हमारे पास में, स्कैंडियम 3+ का कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, आर्गन, ठीक है, 3d0 4s0, यानी कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं बचेगा, तो ये कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन में अगर हम टाइटेनियम 4+ चेक करें, तो टाइटेनियम के अंदर इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, 3d2 4s2, तो वहां पर से 4 इलेक्ट्रॉन जब रिमूव करेंगे तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन क्या मिल रहा है हमें, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा। ठीक है, आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, इसका मतलब ये भी
कलर्ड नहीं होगा और पैरामैग्नेटिक भी नहीं होगा। V+5 की अगर हम बात करें तो इसमें 3d3 4s2 कॉन्फ़िगरेशन आएगा। 5 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, ये भी आर्गन के कॉन्फ़िगरेशन में चला जाएगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं निकेल +2। निकेल का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? निकेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा 3d8 4s2। क्या होगा? 3d8 4s2। इसमें से हमें कितने रिमूव करने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने 4s2, ठीक है, बचेगा 3d8। तो निकेल 2+ जो है उसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन बचेगा 3d8। यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन मेरे पास में बच रहे हैं, इसका मतलब ये कैसा होगा? कलर्ड भी होगा, पैरामैग्नेटिक भी होगा। Mn+7 की अगर हम बात करें तो मैग्नीज में 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन था, मैग्नीज में 3d5 4s2 कॉन्फ़िगरेशन था। अगर Mn+5 बनाएंगे तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? सॉरी, +7 बनाएंगे अगर, तो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? पहले 4s में से निकलेंगे, ठीक है, देन उसके बाद में 3d में जो 5 इलेक्ट्रॉन है वो निकलेंगे। तो यहां पर क्या बच जाएगा? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन बच जाएगा। इसका मतलब ये कैसा होगा? कलरलेस होगा और डायामैग्नेटिक होगा। Hg2+ की अगर हम बात करें तो मरकरी का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है दैट इज 6s2 5d10, ठीक है, 6 पीरियड का एलिमेंट है, 6s2 5d10 होगा। Hg2+ बनाएंगे तो पहले इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 6s से निकलेंगे। तो Hg2+ जो होगा उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 5d10। तो यहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, तो ये कैसा हो जाएगा? कलरलेस और डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो इसलिए ये फोर्थ जो ऑप्शन है वो भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो ओनली यहां पर जो हमारा आंसर होगा दैट इज ऑप्शन 1, ठीक है। यहां पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है आयरन 3 कैटलिस्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 एंड न्यूट्रल KMnO4 हैव द एबिलिटी टू ऑक्सीडाइज I- to I2 इंडिपेंडेंटली। यानी अगर हम आयरन +3 की रिएक्शन आयोडाइड से करवाएं तो उसको वो आयोडीन में कन्वर्ट कर रहा है, I2 में कन्वर्ट कर रहा है। एसिडिफाइड K2Cr2O7 की अगर हम बात करें तो वो भी आयोडाइड को I2 में कन्वर्ट कर रहा है। एंड न्यूट्रल KMnO4 जो है वो भी अगर आयोडाइड से रिएक्शन करे तो क्या वो उसको I2 में कन्वर्ट कर पाएगा? ये इस स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? Fe+3 दिया हुआ है, Fe+3 की रिएक्शन जब आयोडाइड के साथ में करवाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और आयोडाइड जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे, ये Fe2+ में कन्वर्ट हो जाएगा बिकॉज इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये आयोडाइड को क्या कर देगा? ऑक्सीडाइज कर देगा। तो यहां पर आयरन 3 कैटलिस्ट जो है वो सही दिया हुआ है। नेक्स्ट चेक करते हैं एसिडिफाइड K2Cr2O7। एसिडिफाइड K2Cr2O7 जो होता है दैट इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम, और ये किस में कन्वर्ट होता है? ये जब आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करता है तो उसको I2 में कन्वर्ट कर देता है और खुद किस में चला जाता है? +3 में चला जाता है। किस में चला जाता है? +3 में चला जाता है, ठीक है। तो यहां पर से ऑक्सीजन गैस भी लिबरेट कर देगा। तो कहने की बात क्या है कि यहां पर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड मीडियम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसिडिफाइड मीडियम दिया हुआ है। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसको खुद कन्वर्ट हो जाएगा Cr3+ में, यानी ये खुद रिड्यूस हो जाएगा और आयोडाइड को किस में ऑक्सीडाइज कर देगा? ये I2 में इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। तो ये भी करेक्ट है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रल KMnO4 की। KMnO4 प्लस आयोडाइड प्लस H2O यानी न्यूट्रल मीडियम, या फिर H2O नहीं भी लें तो भी न्यूट्रल मीडियम, ठीक है। तो KMnO4 और आयोडाइड की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये इसको IO3- में कन्वर्ट करता है, ना कि आयोडीन के अंदर, ठीक है। आयोडीन में नहीं कन्वर्ट कर पाता है बिकॉज न्यूट्रल मीडियम के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता है, ठीक है। तो ये आयोडाइड जो है उसको आयोडेट में कन्वर्ट कर पाता है, ठीक है। तो आयोडेट में ये इसने कन्वर्ट कर दिया। तो क्या आयोडीन में कन्वर्ट किया गया न्यूट्रल KMnO4 ने? नहीं किया। इसका मतलब स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है? इनकरेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 चेक करते हैं। मैग्नेट आयन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड इन्वॉल्व्स पी-पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो यहां मैग्नेट आयन का स्ट्रक्चर लिखते हैं। अच्छा, मैग्नेट आयन होता क्या है?
MnO4 2 माइनस, ठीक है। तो ये MnO4 2 माइनस का स्ट्रक्चर होता है, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है यहां पर, और इस ऑक्सीजन एटम के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। अब मैग्नीज जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखें ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू, तो ये हो जाएगा यहां पर 3D, सॉरी ये हो जाएगा यहां पर 4s, देन होगा 3D और फिर होगा 4p, ठीक है। अब मैग्नीज जो है कितने बॉन्ड बना रहा है यहां पर टोटल, यहां पर कितने बॉन्ड बना रहा है, ये 6 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। 6 बॉन्ड बना रहा है, तो ये किस में चला जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर 5 इलेक्ट्रॉन थे 3d5 में, 4s2 था ना ये पहले, 4s2 3d5 था। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहां पर क्या रह जाएगा, 4s1 रह जाएगा, 3d5 और 4p1 चला जाएगा ये, ठीक है। अब 4 ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बनाए, तो 4 ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ये 4 ऑक्सीजन ने सिग्मा बॉन्ड बना लिए, ठीक है। 2 ऑक्सीजन जो है यहां पर क्या बना रही है, पाई बॉन्ड बना रही है। 2 ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना लेगी, कहां पर बनाएगी, इस d ऑर्बिटल के साथ में ये पाई बॉन्ड बना लेगी, ये पाई बॉन्ड बना लिया, ठीक है। और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना लिए। तो क्या यहां पर ऑक्सीजन अपने p ऑर्बिटल को यूज करेगी पाई बॉन्ड बनाने के लिए, यस, बिकॉज ऑक्सीजन का जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, एक ऑक्सीजन एटम का लिख रहा हूं मैं यहां पर, दिस इज ऑक्सीजन एटम, ठीक है। एक तो इसने बना लिया सिग्मा और एक क्या बनाएगा, ये पाई बनाएगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बना वो ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल से बना और मैग्नीज के d ऑर्बिटल से बना, तो क्या ये p पाई d पाई बॉन्ड बोल सकते हैं हम, ठीक है। और कितने बॉन्ड बने, 2 बॉन्ड बने और दोनों ही मैग्नीज के d ऑर्बिटल के थ्रू बने, तो ये दोनों ही जो बॉन्ड है वो क्या बोले जाएंगे, दे आर कोल्ड p पाई d पाई बॉन्ड। और यहां पर जो MnO4 2 माइनस होता है उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, पैरामैग्नेटिक हो जाता है। इसका मतलब स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट दिया हुआ है, सॉरी इनकरेक्ट दिया हुआ है, बिकॉज पैरामैग्नेटिक तो होगा, ठीक है, पैरामैग्नेटिक तो होगा लेकिन p पाई बॉन्डिंग को इन्वॉल्व नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर केवल पैरामैग्नेटिक नेचर पूछता तो करेक्ट हो जाता, लेकिन p पाई बॉन्डिंग भी दिया हुआ है, जबकि ये p पाई d पाई बॉन्डिंग ही कर पाता है, तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट, ठीक है। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। तो इस तरीके से इनको चेक करना होता है। तो यहां पर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या यूज में आई कि एक तो KMnO4 जो है वो न्यूट्रल मीडियम के अंदर आयोडाइड को आयोडेट में कन्वर्ट करता है, ना कि आयोडीन के अंदर, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी, आयरन +3 और एसिडिफाइड K2Cr2O7 वो आयोडाइड को आयोडीन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, वॉयलेट कलर की गैस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और मैग्नेट आयन जो होता है उसके अंदर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है और वो पैरामैग्नेटिक हो जाता है, और जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं वो p पाई d पाई बन रहे हैं, ना कि p पाई p पाई, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर हमारा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट होगा उसके अंदर हम आगे के जो सब टॉपिक्स है जो इंपॉर्टेंट है दैट इज KMnO4, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करने की यहाँ पर ट्राई करेंगे, और जो लेंथेनाइड है और एक्टिनाइड है उन पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो तैयारी में लगे रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, कॉन्फिडेंस उतना ही ज्यादा आपका बूस्टअप होगा। सो थैंक यू।